हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से या साइकेट्रिक नर्सिंग से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर ईसीटी। तो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या फ़र्क है? इंडिकेशन मतलब कब उसको या उस ट्रीटमेंट को या उस प्रोसेस को किया जा सकता है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ जो ड्रग होती हैं वो टेरेटोजेनिक ड्रग होती हैं। टेरेटोजेनेटिक ड्रग मतलब ऐसी ड्रग जो कि अगर कोई गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट लेडी ले तो उसके फीटस को, उसके बच्चे को वो ड्रग नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी ड्रग को कहते हैं टेरेटोजेनेटिक ड्रग। जबकि वही ड्रग नॉन प्रेगनेंसी में या कोई जनरली उस ड्रग को ले तो कोई नुकसान किसी को नहीं होता है। तो टेरेटोजेनेटिक ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है और नॉन प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड रहती है। ऑप्शन है ब्रेन ट्यूमर। क्या ब्रेन ट्यूमर में ईसीटी नहीं दिया जा सकता है? सेकंड ऑप्शन है मेजर मेंटल इलनेस। थर्ड है जनरल वीकनेस। फोर्थ है एक्सट्रीम सैडनेस। पहले समझते हैं ईसीटी के बारे में। ईसीटी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक प्रकार का सोमैटिक ट्रीटमेंट है जो कि सबसे पहले 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ईसीटी प्रोसेस में पेशेंट के ब्रेन को इलेक्ट्रिक करंट देकर आर्टिफिशियल सीजर्स इंड्यूस किया जाता है। पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के क्या पैरामीटर्स हैं? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978 उनके अकॉर्डिंग वोल्टेज कितना देना है? 70 to 120 वोल्ट, 70 से 120 वोल्ट, और ड्यूरेशन यानी कितने समय तक देना है तो 0.7 to 1.5 सेकेंड, यानी 0.7 से 1.5 सेकेंड तक। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि प्रोसेस क्या है जो हम ईसीटी देते हैं, उससे सीजर प्रोड्यूस होते हैं, तो वो किस तरीके से एक्ट करता है। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, यानी कि पता ही नहीं है। एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब ऐसा, मतलब कि ऐसा माना जाता है या ऐसा मानते हैं कि ईसीटी लिम्बिक सिस्टम और डायएन्सेफेलॉन इनके कैटेकोलामाइन पाथवे को अफेक्ट करता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो पाथवे है यही मूड डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सब एक हाइपोथेसिस है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि होता क्या है। टाइप ऑफ ईसीटी, ये दो टाइप से होता है। पहला है डायरेक्ट ईसीटी, दूसरा है मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में पेशेंट को एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया जाता है, और ये जो डायरेक्ट ईसीटी का मेथड है अब यूज़ नहीं होता है। सेकंड है मॉडिफाइड ईसीटी। यहाँ पर पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट और जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद ईसीटी या जो करंट है वो इंड्यूस करते हैं। फिर है फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी, यानी कि कितनी बार दिया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी है 3 times पर वीक और एज इंडिकेटेड, यानी हफ्ते में 3 बार दिया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई है वीक में 3 सेटिंग की, 3 सेटिंग दे सकते हैं। तो एक सेटिंग में कितनी बार ईसीटी दिया जा सकता है वो कहलाएगा नंबर ऑफ ईसीटी। तो एक सेटिंग में 6 से 10 बार तक ईसीटी दिया जा सकता है, और अप टू 25 यानी 25 बार तक दे सकते हैं। डिपेंड करता है इंडिकेशन के ऊपर या डॉक्टर की सलाह के ऊपर। फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किन तरीक़ों से किया जाता है। तो ये दो टाइप से किया जाता है। पहला है बाइलेटरल और दूसरा है यूनिलेटरल। बाइलेटरल में दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, कहाँ से कहाँ तक? आई का जो लेटरल कैंथस है वहाँ से ईयर के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर। यूनिलेटरल में हेड के, सिर के केवल एक साइड में, जो कि नॉन डोमिनेंट साइड है, जैसे कि राइट साइड ऑफ हेड इन राइट हैंडेड इंडिविजुअल। अगर पेशेंट राइट हैंडेड है तो राइट साइड के हेड में, जैसा डायग्राम में दिख रहा है वैसा प्लेसमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं यूनिलेटरल, कि सिर के एक साइड, और बाइलेटरल में दोनों साइड। जनरली यूनिलेटरल ईसीटी
अगर हम कंपेयर करें तो बायलेटरल ईसीटी से सेफ रहती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और मेमोरी इम्पेयरमेंट भी कम होता है। अब बात करते हैं इंडिकेशन की, यानी कि किन किन कंडीशन में ईसीटी दिया जाता है या दिया जा सकता है। फर्स्ट है मेजर डिप्रेशन, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, सुसाइडल रिस्क है, सुसाइड कर सकता है, स्टूपर है, एकदम धीमा हो गया है, स्पीड कम हो गई है, एक जगह बैठा रहता है, पुअर इनटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड, खाना पीना बहुत कम है या छोड़ रखा है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ईसीटी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारे मेजर डिप्रेशन में ही हम ईसीटी दे देते हैं। अगर पेशेंट ड्रग को लेकर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी कि हम उसको मेडिकेशन दे रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या उन मेडिसिन का कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है या सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमको ईसीटी देना पड़ता है। सीवियर कैटाटोनिया, सीवियर कैटाटोनिया में पेशेंट को कॉग व्हील टाइप रिजिडिटी होती है। कॉग व्हील मतलब होता है बैलगाड़ी का पहिया। अगर आप देखें आपकी साइकिल के, बाइक के, कार के पहिए एकदम स्मूथ रन करते हैं, सीधे चलते जाते हैं, लेकिन अगर आप कभी बैलगाड़ी में बैठे हैं तो उसमें वो टक 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 धीरे 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 पहिया घूमता है, उसको बोलते हैं कॉग व्हील। कॉग व्हील टाइप की रिजिडिटी हो जाती है सीवियर कैटाटोनिया वाले पेशेंट में। ये अगर प्लेट से कुछ उठाना भी है तो प्लेट से उठा के इनको मुंह तक लाने में 2 मिनट लग जाएंगे, इतने स्लो हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तब ईसीटी दिया जाता है। इसके अलावा सीवियर साइकोसिस कंडीशन जैसे कि सिजोफ्रेनिया है या मेनिया है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट का सुसाइड का रिस्क है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, और ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऐसी कंडीशन में भी ईसीटी दिया जाएगा। कुछ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हैं जैसे कि मूड डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक साइकोसिस है, ऐसी कंडीशन में भी ईसीटी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी किन किन कंडीशन में ईसीटी नहीं दिया जा सकता है। फर्स्ट है इंक्रीज्ड आईसीपी, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है, तब ईसीटी नहीं दे सकते हैं। सेरेब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन में, सेरेब्रल हेमरेज की कंडीशन में, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, निमोनिया और एरोटिक एन्यूरिज्म, रेटिनल डिटैचमेंट, इन कंडीशन में ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, यानी कि नहीं दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी के बारे में कि ईसीटी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ईसीटी से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साथ ही साथ ईसीटी से ब्रेन डैमेज भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जो एल्डर पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट हैं, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेंट है, उन पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है या डिसोरिथमिया है, इन पेशेंट में रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईसीटी के बारे में कि ईसीटी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले है मेमोरी इम्पेयरमेंट, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज़न, रेस्टलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैक एक, मसल एक मतलब होता है पेन, तो बैक एक मतलब बैक पेन, मसल एक मतलब मस्कुलर पेन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग, अनस्टेडी गेट मतलब होता है वॉकिंग पैटर्न, तो अनस्टेडी मतलब वो लड़खड़ा के चलेंगे, स्ट्रेट नहीं चल पाते हैं, टंग बाइट एंड इनकॉन्टिनेंस। इसलिए जब भी ईसीटी दिया जाता है तो पेशेंट के मुंह में रोलर लगाते हैं ताकि वो अपनी टंग बाइट ना करें, तो टंग बाइट और इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। ईसीटी टीम में कौन कौन होता है, तो साइकेट्रिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और ट्रेंड नर्स। ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी कि जहाँ पर ट्रीटमेंट या ईसीटी रूम है वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, तो प्लीजेंट कंफर्टेबल वेटिंग रूम हो, प्री ईसीटी रूम या जैसे प्री ऑपरेटिव रूम होता है ठीक वैसे ही, साथ ही ईसीटी रूम जहाँ पर सारे इक्विपमेंट हों, ईसीटी मशीन, एसेसरी, एनेस्थेटिक एप्लीकेशन, सक्शन अपैरेटस, फेस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, एडजस्टेबल फ्लो वॉल्व, कर्व्ड टंग डिप्रेसर, माउथ गैग जो कि टंग बाइट से रोकेगा, रिससिटेशन अपीरियंस और इमरजेंसी ड्रग, इतना कम से कम होना चाहिए, साथ ही साथ एक डिफिब्रिलेटर।
प्रोसीजर के बाद के लिए एक वेल इक्विप्ड रिकवरी रूम। जैसे सर्जिकल प्रोसीजर में प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर है प्री ट्रीटमेंट एवेल्यूएशन, इंट्रा प्रोसीजर केयर और पोस्ट प्रोसीजर केयर। राइट आंसर है ब्रेन ट्यूमर। ईसीटी के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से ब्रेन ट्यूमर पर कुछ अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट पड़ सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब होता है जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और पोटेंशियली ये ट्यूमर की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए ब्रेन ट्यूमर वाली कंडीशन में अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है तो ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। थैंक यू।